मायके से ननद तक सुमित्रा निवास, जहां पर उनके घर के हर फैसले हमेशा से उनकी बेटी ने लिए। लेकिन अब जब उनकी बेटी की शादी हो गई तो उन्होंने घर के सारे फैसलों और पैसों तक की जिम्मेदारी भी अपनी बेटी को ही सौंप दी। अब ऐसे में उनकी बेटी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाती है या भरोसे से मिली इन जिम्मेदारियों का गलत फायदा उठाती है, चलिए देखते हैं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इस साल राहुल का स्कूल चेंज करवा दूँ। मैंने ज्ञान मार्ग वाले स्कूल में राहुल के एडमिशन के लिए बात की है। लेकिन बहू, तुझे राहुल का स्कूल चेंज क्यों करवाना है? विशाखा ने राहुल के लिए जो स्कूल बताया था वो बिल्कुल ठीक तो है। ज्ञान मार्ग वाला स्कूल मेरी बेटी के बताए हुए स्कूल से ज़्यादा अच्छा हो गया क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी ने जो बताया वो स्कूल भी अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो मैं सोच रही हूँ स्कूल चेंज करवा दूँ। अरे दूर पड़ता है तो क्या हो गया? मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ी है और घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी वही है, समझदार है, इसलिए उसने जो कहा है वही करो। ठीक है मम्मी जी। अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह घर में छोटे छोटे फैसले भी सिर्फ ननद के लिए हुए ही चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। शाम के समय। आ गया बेटा तू ऑफिस से? हाँ माँ, आ गया। अरे दीपक बेटा, तेरी इस महीने की सैलरी आ गई क्या? हाँ जी पापा, आ गई है। अच्छा, तो इस महीने की सैलरी विशाखा को भेज दे, फिर उसे महीने का बजट भी तो बनाना है। मैं भी अपनी पेंशन विशाखा को भेज देता हूँ। दोनों के दोनों अपनी पेंशन और अपनी सारी सैलरी विशाखा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये तो हमेशा से चलता आ रहा था। घर के सारे पैसे हर महीने विशाखा के अकाउंट में जाते और वही पूरे घर का बजट बनाकर हर एक चीज़ खुद करती। हेलो विशाखा बेटा, हमने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो इस महीने का बजट बना लेना। ठीक है पापा, मैं भी सब कुछ करती हूँ। अच्छा, मुझे इस बार किचन का बजट बनाने के लिए एक बार राधा से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं पिछले महीने मैंने जितना राशन भिजवाया था वो आज तक ख़त्म हुआ भी या नहीं। कहीं खामखा किचन में पहले से वो सामान हो और मैं दोबारा से उसे मंगा दूँ। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, तुम एक बार राधा से बात कर लो। राधा बहू, राधा बहू। आई पापा जी। ये लो बेटा, विशाखा से बात कर लो। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये बताओ, पिछले महीने मैंने रसोई का जो राशन भेजा था उसमें से राशन बचा हुआ है या नहीं? दीदी, बाकी का राशन तो ख़त्म हो गया है, बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे हुए हैं, और हाँ थोड़े से छोले भी बचे हैं। इसका मतलब तुम लोग ये सब सामान कम खाते हो, तो मैं इस बार ये सारा सामान थोड़ा ही मंगवाऊंगी। खामखा में पैसे ख़राब करने से क्या फ़ायदा। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे, आप ज़्यादा जानती हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं सामान ऑर्डर कर देती हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह घर का राशन भी विशाखा अपनी मर्जी से सबके लिए मंगा रही है। शाम के समय। अरे दीदी को तो मैं सब्जी के लिए बोलना ही भूल गई, और घर पर एक भी सब्जी नहीं बची। दीदी को फ़ोन करना पड़ेगा। राधा विशाखा को कॉल करती है। हेलो दीदी, माफ़ करना आपको इस समय परेशान किया, लेकिन घर पर ना सारी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। आप इस हफ्ते के लिए सब्जियां मंगा दीजिए ना। अरे तुम भी ना सुबह ही बता देती तो मैं सारा सामान एक साथ भेज देती। अच्छा सुनो, अभी आलू और भिंडी अच्छे आए हुए हैं तो मैं वही भेज देती हूँ। बाकी सब्जियाँ अभी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी एक हफ्ते तक यही सब खा लो, और साथ में दाल वगैरह बना लेना। और घर में ना एक टाइम पर एक ही सब्जी बनाया करो, क्योंकि सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई है। और मुझे तुम लोगों के लिए पैसे जोड़ कर भी तो रखने हैं। अगर सारे पैसे मैं इन चीज़ों पर खर्च कर दूंगी तो पैसे जोड़ कैसे पाऊंगी? अभी तो मुझे पैसे जोड़कर राहुल के लिए एफडी भी करवानी है। नहीं नहीं दीदी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आज से मैं हर टाइम बस एक एक सब्जी ही बनाया करूँगी। राधा के कहने पर विशाखा बहुत थोड़ी सी सब्जियां ऑर्डर करके घर पर भिजवा देती है। विशाखा सभी के लिए खाना बनाकर तैयार करती है। अरे बहू, ये आज तूने कैसी सब्जी बनाई है? पूरी सब्जी एकदम पानी पानी लग रही है। और आज दाल नहीं बनाई क्या? हाँ मम्मी, आपको पता है ना मुझे ऐसी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपने ऐसी सब्जी क्यों बनाई? मुझे सूखी वाली सब्जी खानी है। अरे बहू, इसके साथ चावल तो फिर भी खा लेंगे, लेकिन रोटी कैसे खाएंगे? पापा जी, दरअसल आज मैंने खाने में रोटी बनाई नहीं। दीदी कह रही थी कि पिछले महीने का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस महीने थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। दीदी ने कहा है कि आज से एक टाइम रोटी, एक टाइम चावल, और दाल और सब्जी भी एक एक टाइम ही बनेगी। अच्छा, विशाखा ने कहा है तो फिर ठीक ही कहा होगा। उसने जैसा कहा है तो बिल्कुल वैसा ही करियो, वरना घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो क्या बात है, आज हम सब लोग खाने के लिए बैठ गए और दीपक अभी तक घर नहीं आया।
आज तो दीपक को ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई। ये लीजिए पापा जी, आपने इनका नाम लिया और दीपक जी आ गए। अरे दीपक बेटा, आज तो तुझे ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई, क्या बात है? आजकल तेरा बॉस तुझसे बहुत ज़्यादा ही काम करवा रहा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल रास्ते पर गाड़ियों की वजह से जैम इतना रहता है कि बस से घर आने में बहुत देर हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक बाइक ले लूँ, तो आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अरे बेटा, हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन एक बार अपनी दीदी से पूछ ले, अगर वो कहती है तो तू बाइक ले लियो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खाना खाकर दीदी को फ़ोन करता हूँ। खाना खाने के बाद दीपक अपने रूम में जाकर विशाखा को फ़ोन करता है। क्या हो गया दीपक, इस समय फ़ोन कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है। मैं सोच रहा था अपने ऑफिस आने जाने के लिए एक बाइक ले लूँ, आपका क्या कहना है? अरे तुम भी ना, जब ऑफिस आने जाने के लिए बस है तो बाइक की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बस में तुम्हारा इतना कम किराया लगता है, लेकिन अगर एक बाइक ले ली ना तो रोज़ रोज़ उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और इस वजह से घर का सारा बजट बिगड़ जाएगा। एक काम करो, तुम अभी बाइक रहने दो, जब घर का बजट थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें बाइक के पैसे दे दूँगी। वैसे भी अभी राहुल बड़ा हो रहा है तो मुझे उसकी पढ़ाई के लिए भी तो पैसे जोड़ कर रखने हैं। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। चलो, अब घर का बजट ठीक हो जाएगा तब मैं बाइक ले लूँगा। अच्छा सुनो, कल मैं आशु के साथ घर पर आ रही हूँ, तो तुम ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और राधा से कहना कि आशु के लिए पनीर की सब्जी बना दे। मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी, पनीर ले आना। ठीक है दीदी। विशाखा दीपक को इतने ही पैसे भेजती है जिसमें वो आधा किलो पनीर ला सके। अगले दिन विशाखा अपने बेटे आशु के साथ घर आती है। अरे वाह, मेरा राजा बेटा आ गया। हाँ नानू, मैं आ गया। और ये देखो, मेरे नए कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आशु, तेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो नए कपड़े मिले पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल जब मेरा बर्थडे था तब मुझे एक जोड़ी कपड़े मिले थे, उसके बाद मुझे किसी ने कपड़े ही नहीं दिलाए। अरे बेटा, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े हैं तो सही, तुम्हें नए कपड़ों की क्या ज़रूरत है? और अभी तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊँगी। ठीक है बुआ, लेकिन आप मेरे लिए स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट लेकर आना। मुझे बहुत टाइम से वो वाली टी शर्ट चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा। अरे मम्मी पापा, अपने घर में इतनी सारी लाइट्स क्यों जला रखी है? वही मैं सोचूं, हर महीने बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आता है? राधा, तुम इस घर की बहू हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। घर में कुछ भी फिजूल में नहीं चलना चाहिए। पता है ना आजकल सब कुछ कितना महंगा हो गया है। अगर हर महीने इतने पैसे बिजली के बिल में जाएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए जोड़ कर क्या रखूँगी? ठीक है दीदी, मैं एसी बंद कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी हम बाहर से आए हैं तो अभी एसी रहने दो और ये बड़ी वाली लाइट बंद कर दो। अच्छा, तुमने हमारे लिए खाना बना दिया है तो खाना लगा दो, आशु को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। हाँ दीदी, आपने आशु के लिए पनीर बनाने को बोला था ना, मैंने बना दिया है। अरे दीदी, आप आ गई? मेरी मीटिंग चल रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला। अरे वाह, मेरा आशु भी आया है। हाँ मामू। अरे दीदी, आज तो जीजा जी की छुट्टी थी तो आप जीजा जी को साथ में नहीं लेकर आई? अरे आज उनको कुछ ज़रूरी काम था, बाहर जाना था। मैंने तो उन्हें साथ आने को बोला था, पर तुम तो जानते हो उनका काम उनके लिए कितना ज़रूरी है। चलो ये सब छोड़ो, खाना खा लेते हैं। विशाखा खूब अच्छी तरह खाना खा पी के थोड़ी देर वहाँ रुक के अपने ससुराल वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद, मम्मी, आज टीचर मुझे फीस के लिए बोल रही थी। इस बार आपने मेरी फीस नहीं दी। अरे सॉरी बेटा, इस बार मैं तुम्हारी फीस के बारे में भूल ही गई। मैं अभी दीदी को फ़ोन करती हूँ। राधा विशाखा को कॉल करती है। हेलो दीदी, इस बार वो राहुल की फ़ीस नहीं गई है तो आप उसकी फ़ीस के पैसे भेज दीजिए ना। अरे मैं राहुल की फीस के पैसे कहाँ से भेज दूँ? तुम्हें पता भी है इस महीने तुम लोगों ने कितना खर्च किया है? 1 पैसा नहीं बचा मेरे पास। जब तुम्हें पता है कि तुम लोगों को राहुल की फीस भी भरनी होती है तो इतना खर्चा करते क्यों हो? अब इस महीने तो मेरे पास राहुल की फीस के लिए पैसे नहीं है। अगले महीने तुम लोग ज़रा कम खर्च करना, मैं राहुल की फीस दे दूंगी। लेकिन दीदी, विशाखा राधा की बात सुने बिना ही फ़ोन रख देती है। इसी तरह जब राधा अगले महीने भी उससे राहुल की फीस के लिए पैसे मांगती है तो वो फिर से उससे वही बात कहती है, लेकिन इस बार राधा को उस पर ज़रा शक होता है। मुझे तो दाल के पीछे कुछ काला लग रहा है। दीपक जी अपनी सारी सैलरी दीदी को देते हैं, पापा जी भी अपनी सारी पेंशन दीदी को देते हैं, और इतने महीने से तो हम खाने पीने में भी इतना कम खर्चा कर रहे हैं, न घर में कोई नया सामान ला रहे हैं, तो हमारे सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लगता है ये हमारे पैसों को खुद के लिए जोड़ रही है, लेकिन अगर ऐसा होता तो नंदोई जी ऐसा नहीं होने देते। वो तो बहुत ही अच्छे आदमी है,
लगता है उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। दीदी जब भी घर आती है तो उन्हें कभी लेकर नहीं आती और ना ही कभी उनसे हमारी बात करवाती है। आज एक बार मुझे उनसे बात करनी चाहिए। राधा अपने शक को दूर करने के लिए विशाखा के हस्बैंड संदीप के पास फ़ोन करती है। हेलो संदीप भैया, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो राधा, क्या बात है? घर में सब ठीक है ना? हाँ भैया, घर में तो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। राधा संदीप को सारी बात बताती है। नहीं राधा, ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अगर विशाखा घर का सारा बजट संभालती भी है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी तुमने कहा है तो मैं एक बार ज़रूर ध्यान दूंगा। राधा के कहने के बाद संदीप विशाखा पर नज़र रखनी शुरू कर देता है तो उसे भी विशाखा के बिहेवियर में कुछ अलग नज़र आता है। इससे पहले कि वो विशाखा को कुछ कहता, एक दिन विशाखा उससे कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, चलिए ना हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं? ऐसा कैसे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं? पता है मेरी सैलरी कितनी है? इतनी सैलरी में हमारे पास अपना एक घर है, हमारे लिए वही बहुत है। मेरे पास ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अरे मैं जानती हूँ आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे नहीं है। जब तुम जानती हो कि मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो फिर बोल क्यों रही हो? अच्छा हटो, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। अरे रुकिए ना आप ही ना, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने की इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और आपको ऑफिस जाने की पड़ी है। मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे हैं। हम ना विद सोसाइटी में अपना एक नया फ्लैट ले लेते हैं, वो सोसाइटी बहुत अच्छी है। क्या कहा? कहीं सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जानती हो ना वेज सोसाइटी में फ्लैट कितने महंगे हैं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा है ही नहीं, ना हमारी सेविंग इतनी है, तो तुम्हारे पास वहाँ फ्लैट खरीदने के पैसे आए कहाँ से? अरे आप भी ना एक एक बात को कुरेद कुरेद कर पूछते हो। ये हमारे नहीं, दीपक और मम्मी पापा के पैसे हैं। दीपक और पापा जी के पैसे मतलब? अरे मतलब आपको तो पता ही है ना, हमेशा से घर के सारे डिसीजन मैं लेती हूँ, तो हमेशा से सारे पैसों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है ही है। अब इतने सालों से उनकी सारी जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ, तो इसमें थोड़ा तो मेरा भी बनता ही है ना। अच्छा, मतलब वो लोग तुम पर भरोसा करके, तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार समझ के घर के हर छोटे मोटे फैसले और खर्चे के लिए तुम्हें सारे पैसे दे देते हैं। उनको तुमने अपना बना लिया, और उन लोगों का क्या? अरे आप भी ना देखो, उनके लिए मैं इतने पैसे तो रखती हूँ कि उनका खर्चा चल जाए, और बाकी टेंशन ही क्या है। थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में भी तो सोचो। हम प्रॉपर्टी लेंगे तो आगे हमारे लिए ही इन्वेस्टमेंट है। देखो, मुझे ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको भले ही ना करनी हो, लेकिन मुझे करनी है, क्योंकि ये जो मैं सब कुछ कर रही हूँ ना, सिर्फ आशु के लिए कर रही हूँ। मुझे मेरे आशु का फ्यूचर सिक्योर करना है। मेरे बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं अभी बैठा हूँ, और किसी और का हक मारकर अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? मैं तुम लोगों के लिए जितने पैसे कमा रहा हूँ वो तुम लोगों के लिए पूरे नहीं है क्या? अगर तुम्हें पैसों का इतना ही लालच हो गया है, मेरे कमाए हुए पैसों से तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही, तो चली जाओ यहाँ से। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने घर वालों के साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। आप तो खामखा मेरे ऊपर भड़क रहे हो। एक तो मैं ये सब हमारे भले के लिए कर रही हूँ, और आप हो कि नहीं करवाना मुझे हमारा ऐसा भला। और मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितनी भी बातें बोली है बिल्कुल सीरियसली बोली है। तुम आज के आज उन लोगों को उनके सारे पैसे लौटाओगी, वरना आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। क्या? हाँ, अगर आज के आज तुमने उन लोगों को सब कुछ बताकर उनके पैसे नहीं दिए ना, तो कल तुम्हारे सामने डाइवोर्स के पेपर्स होंगे। संदीप की बातों से डरकर विशाखा अपने घर वालों को उनके सारे पैसे लौटा देती है। अरे ये इतने सारे पैसे किस लिए बेटा? ये किसके पैसे हैं? हाँ जी, ये इतने सारे पैसे। ये सारे पैसे आप लोगों के ही है पापा जी। इतने सालों से आप विशाखा को देते आ रहे थे, इसलिए उसने आप लोगों के लिए पैसे जोड़ कर रखे थे ताकि वेस्ट ना हो। अब हमें लगा कि राहुल बड़ा हो रहा है तो हम लोगों को आपकी सेविंग्स लौटानी चाहिए। आज से विशाखा पैसों की जिम्मेदारी आप लोगों पर ही सौंपना चाहती है। अरे लेकिन बेटा, शुरू से ही विशाखा सब कुछ संभालती आई है, तो अब अचानक? पापा जी, विशाखा पर हमारी भी जिम्मेदारी है। इतनी जिम्मेदारियों से अब वो भी परेशान हो जाती है। और वैसे भी आप लोग इतने समझदार हो। आपके घर की लक्ष्मी अब राधा भाभी है, इसलिए मैं तो कहता हूँ घर की बागडोर अब उसके हाथों में दे दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे।
जब वो घर को इतने अच्छे से संभाल और संवार सकती है तो वो ये जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी तरह संभाल सकती है ना राधा भाभी? जी भैया। विशाखा की सच्चाई आखिरकार संदीप के सामने आते ही वो सब कुछ ठीक कर देता है और राधा को उसका असली हक आखिरकार मिल ही जाता है।